हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए अभी हम करने वाले हैं अपना ऑटी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट, विच इज लेक्चर नंबर 6। आई थिंक चेस 6 लेक्चर है हमारा ये। चलो, हमने किया था कौन सा यूनिट स्टार्ट? हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को मैनेज करना, वो हमने स्टार्ट किया था। आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं आइसबर्ग एनालॉजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कि आइसबर्ग एनालॉजी क्या है। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब तक आपको आइसबर्ग का ही पता नहीं होगा तो क्या आप आइसबर्ग एनालॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से रिलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आइसबर्ग क्या होता है। आइसबर्ग क्या होता है, मे बी बहुत सारे लोगों को पता भी हो और नहीं भी पता हो। चलिए, जिनको पता उनका रिवाइज हो जाएगा, जिनको नहीं पता उनको मालूम हो जाएगा कि क्या है। ग्लेशियर से जब कुछ बर्फ का हिस्सा टूटता है और वो समुद्र में चला जाता है तो ऐसे कुछ हिस्सा टूटता है, तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है एंड कुछ पोर्शन दिखाई देता है, बट जो जो नीचे नीचे है, जो बेस है वो हमेशा अंडर द वाटर रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। मतलब कुछ टिप दिखाई दे रही है और कुछ हिस्सा ऊपर का दिखाई दे रहा है, बट जो बेस है, जो उसको संभाले हुए है टिप को, बेस, वो बेस हमें दिखाई नहीं देता। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी कुछ ऐसा ही रिलेट करेगा आइसबर्ग के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया हो व्हाट इज द आइसबर्ग। ग्लेशियर का कुछ हिस्सा टूट जाता है जब वो पानी में होता है तो कुछ आउटर पोर्शन पे दिखता है और कुछ पानी के अंदर ढक जाता है। तो जो आपको आउटर पोर्शन पे टिप दिख रही है वो उसका बेस क्या है? जो पानी के अंदर है। जो चीजें हमें नहीं देख रही, दैट इज द बेस फॉर दैट, है ना। जो चीजें हमें दिख रही है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, बट इंटरनल पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड द आइसबर्ग। क्या है वो? आइसबर्ग। चलो हम थ्योरी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। मैं सेम एज एक एक लाइन पढ़ूंगी, आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी सो दैट आप लोगों को अच्छे से हो जाए। एंड प्लीज नोट्स में से इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी कर लेना, बिकॉज यू हैव टू मेक योर कंटेंट वेरी डिफरेंट सो दैट यू कैन गेट द मार्क्स वेरी इजीली। ऐसे सेम सेम कॉपी करेंगे सारे स्टूडेंट्स तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलो देखो क्या है। आइसबर्ग एनालॉजी हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज लाइक एन आइसबर्ग। वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी आइसबर्ग की तरह, लाइक आइसबर्ग की तरह क्या है? कुछ हिस्सा हमें आउटर पे दिखाई देता है एंड जो बेस है वो क्या चीज है जो उस हिस्से को संभाले हुए है? क्या बेस है जिसकी वजह से वो टिप ऑफ द जो आइसबर्ग है वो दिख रही है? सेम उसकी तरह है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी। सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आर विजिबल ऑन द सरफेस। कुछ एस्पेक्ट तो ऊपर ऊपर नजर आ जाते हैं। नजर क्या आएगा आपको? अल्टीमेटली लोगों के बिहेवियर नजर आएंगे, बट उस बिहेवियर के पीछे अजम्पशंस क्या है, बेस क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, वो नजर नहीं आएगा। मतलब जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो तो नजर आती हैं, बट उन एक्टिविटीज के पीछे की अजम्पशंस क्या है वो हमें नजर नहीं आती। तो वो क्या कह रहा है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आर विजिबल ऑन द सरफेस। कुछ एस्पेक्ट्स तो हमें सरफेस पे ऊपर नजर आ जाते हैं, लाइक द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जैसे आइसबर्ग की टिप हमें नजर आ जाती है ना, वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स हमें ऊपर ऊपर नजर आ जाते हैं। वाइल जबकि अदर जो इम्प्लिसिट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मर्ज हो जाते हैं। जैसे आइसबर्ग में क्या हो रहा है? नीचे वाला हिस्सा पानी के साथ मर्ज हो गया। सेम एज जो बाकी चीजें हैं, बाकी एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मर्ज हो जाता है। सिंपल सी बात क्या कहा उसने कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो भी आइसबर्ग की तरह ही है। आइसबर्ग की तरह ही है मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के कुछ पार्ट तो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है उसकी तरह नजर आते हैं, और कुछ हिस्से क्या है जो मिड और लोअर पार्ट है वो क्या होता है? मर्ज हो जाता है। आइसबर्ग में मर्ज हो जाता है वाटर के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो एस्पेक्ट्स हैं जो नजर नहीं आ रहे वो मर्ज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो, एन आइसबर्ग इज अ लार्ज पीस ऑफ फ्रेश वाटर आइस। जो फ्रेश वाटर आइस है, लाइक ग्लेशियर से हिस्सा टूट के निकला है। इट हैज ब्रोकन ऑफ ए ग्लेशियर और एन आइस शेल्फ फ्लोट्स फ्रीली इन द ओपन वाटर। जो वाटर पे फ्लोट करता रहता है, फ्लोट करता है तो क्या सब ऊपर फ्लोट करेगा? नहीं, कुछ हिस्सा नीचे धंस जाएगा, कुछ आपको टिप ऊपर नजर आएगी। इट कैन बिकम द स्टेशनरी इफ इट इज बिकम फ्रोजन इनटू द पैक आइस। अगर वो पैक आइस बन गई तो आपके लिए काम आ जाएगी। इट केम इनटू कॉन्टेक्ट विद द सी बेड।
सी बेड जो नीचे होता है ना, समुद्र तल होता है, उसके साथ कॉन्टेक्ट में भी आता है। बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द प्योर आइस, जो प्योर आइस की डेंसिटी है वो मच लेस है देन द सी वाटर। क्योंकि प्योर आइस क्या होता है, डेंसिटी कम क्यों होती है, उसके जो पर्टिकुलर है वो साथ में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसके जो पर्टिकुलर होते हैं वो दूर दूर होते हैं, है ना। तो वो क्या कह रहा है, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द प्योर आइस इज मच लेस देन द सी वाटर। मतलब वो कह रहे हैं सी वाटर की डेंसिटी जो है प्योर आइस से ज्यादा होती है। इट इज टिपिकल फॉर 1/10 ऑफ द आइसबर्ग टू एक्चुअली बी अबव द वाटर। 1/10 हमें दिखाई देता है, 9/10 हमें नजर नहीं आता है। अब इसको रिलेट करेगा वो किससे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेट करेगा। सेम एज उसमें भी आपको 10% चीजें ऊपर से तो नजर आ रही हैं, बट 90% एट्रीब्यूट्स क्या है अंदर, ना हम उनको कंसीडर करते हैं और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। देखो, it seems quite ironic that organizations are often not aware or may choose to ignore 90% of the organizational attribute। जो हमें बाहर बिहेवियर नजर आ रहे हैं, जो एट्रीब्यूट्स हमें आउटर में नजर आ रहे हैं, उनको तो हम कंसीडर करेंगे, बट जो 90% ऑफ द एट्रीब्यूट्स है ना, जो नीचे अंदर धस चुके हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो चुके हैं, वो हमारे समझ में नहीं आते, उनको हम इग्नोर करते रहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लेती हूं मैं, मान लो कोई पर्सन बहुत ज्यादा परेशान होके आया ऑफिस से, आपके घर पे ही लगा लो, कोई आपके ब्रदर सिस्टर कोई परेशान होके आए ऑफिस से, वो गुस्सा कर ही जा रहे हैं। आज तक तो उन्होंने गुस्सा करा नहीं, आज वो गुस्सा कर रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर का गुस्सा दिख रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि उसके पीछे का रीजन क्या है, पहले जानो फिर आप काउंटर रिएक्ट करो। तो सेम एज 90% जो बेसिक चीजें हैं, अजम्पशंस हैं, इनसाइड जो चीजें हैं, वो हम इग्नोर कर देते हैं। जो आउटर पार्ट हमें दिख रहा है उसके बेस पे हम डिसीजंस ले लेते हैं। वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है। समटाइम्स लीडर में टेक डिसीजंस ओनली ऑन द 10% दैट इज विजिबल टू देम। मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा हो सकता है किसी एम्प्लॉय को सीरियसली कोई दिक्कत आ रही है, आपने जो काम उसको दिया कुछ इशू हो उसमें, बट आप कह रहे हो मेरे मान नहीं रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके साथ बुरा बर्ताव करोगे। ऐसा नहीं करना है। वाई, जस्ट ट्राई टू नो द थिंग्स कि क्या रीजन है, क्या अजम्पशंस है, क्या सच में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो क्या कह रहा है, लीडर्स भी क्या करते हैं, 10% जो उनको विजिबल है, 10% जो बिहेवियर विजिबल है, जो चीजें विजिबल है, एस्पेक्ट्स, उनके बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। दे नेवर ट्राई टू इंडल्ज की अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है। सो डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशनल आइसबर्ग अनअटेंडेड। वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन की जो आइसबर्ग है उसको अनअटेंडेड मत छोड़िए, उसको डीप में स्टडी कीजिए कि इन डेप्थ में जाके क्या एस्पेक्ट है किसी चीज का लेकर। चलो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती थ्योरी, बट मुझे पर्सनली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगती है ये थ्योरी। देखो, नन ऑफ द विजिबल एलिमेंट्स कैन एवर मेक द रियल सेंस। जो चीजें आपको दिख रही हैं वो कभी भी आपको रियलिटी नहीं बताएंगी जब तक आप उसकी इंटरनल चीजों पे नहीं जाओगे। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, एक पर्सन ऑलरेडी हमेशा ही अच्छे मार्क्स लेकर आता है, बट एक बार क्या हुआ, कुछ इंटरनली कुछ प्रॉब्लम थी तो उसके मार्क्स कम आए, तो आप लोग कैसे यही देखोगे, अरे यार आप चिढ़ाने लग जाओगे उसको कि आपके तो मार्क्स कम आए, आपके तो मार्क्स कम आए। नहीं, जो चीज आपको मार्क्स कम की विजिबिलिटी हो रही है, आप उसको तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि उसके पीछे के कोर रीजंस, जो उसके पीछे ड्राइवर्स हैं, क्यों उसके मार्क्स कम आए, ऐसा उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी, जब तक आप उसके पीछे के ड्राइवर्स को नहीं समझोगे तब तक जो विजिबल एलिमेंट्स हैं उनको भी आप रियल सेंस में नहीं समझोगे। ध्यान रखना, ऐसे थोड़े वर्ड्स हैं उनको ध्यान रखो, रियल सेंस में नहीं समझोगे। दिख तो रहा है कि मार्क्स कम है, समझ तो रहे हो आप, बट उसको रियल सेंस में तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक उसका एक्चुअल रीजंस बिहाइंड दैट थिंग्स होगा, तब तक आपको रियल सेंस उसकी समझ में नहीं आएगा। दीज आर द हिडन बॉटम साइड ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग का हिडन बॉटम साइड है द इनविजिबल साइड। इट इज दीज इनविजिबल अनविजिबल एलिमेंट्स दैट आर अंडरलाइंग कोज ऑफ मैनिफेस्ट ऑन द वेस्ट साइड। जो आपकी अंडरलाइन जो चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना आउटर वाला पोर्शन दिखा रहे हो, अंदर क्या था उसके, वो क्या है, वो अंडरलाइन चीजें हैं जिसकी वजह से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर आप अपना कुछ विजिबल आउटर पे दिखा रहे हो। तो ये उसकी बात कर रहा है जो इंटरनल लेवल पे चल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं जितने डेप्थ में जा सकती थी मैं चली गई हूँ।
तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे एक बना हुआ है आइसबर्ग का, देखिए वो कह रहा है सबसे पहले आपका कुछ वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू सिस्टम मतलब आपके आसपास क्या चल रहा है, आप किस चीज को मान्यता दे रहे हो, किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फिर जब जब आप बार बार उस चीज को इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो तो क्या होता है, वो आपका बिलीव बन जाता है। वो आपका बिलीव बन जाएगा तो आपके डेली एटीट्यूड में शामिल हो जाएगी चीज। डेली एटीट्यूड में जब आपकी वो चीज शामिल होगी, आप दूसरों को भी वैसे परसेप्ट करोगे, अकॉर्डिंगली बिहेव करोगे। अब हमें बिहेवियर तो दिख जाता है कि वो क्या कर रहा है, बट उसके पीछे के कारण क्या है, उसके पीछे बेस ये होता है, कारण क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। बट ये चीजें डेवलप होंगी तब जाके आउटर पे जो बिहेवियर है वो नजर आता है। हम सिर्फ बिहेवियर को देख के जज कर लेते हैं, वी डू नॉट गो इन टू द डीप कि उसके बीच में, उसके अंदर जाकर उसका क्या है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, आपने कल्चर डेवलप करा, कल्चर हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे नॉर्म्स हो गए, वैल्यूज हो गई, परसेप्शन, बिहेवियर, इन सब चीजों को मिला के कल्चर बनता है। जब वो रिपीटेड पैटर्न पे आता है ना, तो कल्चर बन जाता है। अब वो क्या कह रहा है, वो जो कल्चर है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये हम उस पर लास्ट क्लास में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। वेरी क्यों करता है, इट इज द नॉर्म्स, बिलीव, वैल्यू, प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के सेम नॉर्म्स, सेम वैल्यू, सेम बिलीव नहीं होते हैं। तो क्या है, वो क्या कह रहे हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कस्टमर एंड टीम ओरिएंटेशन। क्या हुआ, सबसे पहले अगर कल्चर को आप देख के चलोगे, ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होगा तो आप कस्टमर ओरिएंटेड बनोगे, टीम ओरिएंटेड बन जाओगे, अप्रोच करोगे पीपल मैनेजमेंट को। आपको पता है कल्चर ही ऐसा है, तो सब लोग सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो मैनेज करना इजी हो जाएगा, अप्रोच इजी हो जाएगी कि पीपल को कैसे मैनेज किया जाए। जब आपको पता लग गया मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा हूं वहां पे फालतू की बातें नहीं करनी है, वहां पे यू हैव टू बी टास्क ओरिएंटेड। जब आपको पता होगा टास्क ओरिएंटेड, आप जाओगे ही उस इंटेंशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आउटकम भी तो आएगा ना, तो आउटकम ओरिएंटेड हो गए आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेडिकल चेंज। जब आपको पता है कल्चर ऐसा है, कल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। रेडिकल, रेडिकल मीन्स फंडामेंटली रीडिजाइन हो जाती हैं चीजें। अगर आपका कल्चर अच्छा है तो फंडामेंटली रेडिकल रीडिजाइन हो जाती हैं चीजें, री इंजीनियरिंग भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। किस चीज का, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप भी हो जाता है कि जितना जो परफॉर्म करेगा उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा। वाई, बिकॉज कल्चर के हिसाब से चीजें डेवलप की गई होती हैं। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर हो कि आपको सिर्फ फिक्स्ड सैलरी मिलेगी और फिक्स्ड तो अच्छा पे कर रहे हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया हो, कल्चर ऐसा बनाया हो, बेसिक पे आपकी कम है, बट अगर आप काम करके दोगे तो आपको इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप वाली डिग्री भी आपको पता चल जाती है। डिग्री ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल ओरिएंटेशन। इंडिविजुअल कैसे, मतलब कल्चर है, आपको पता लग गया होगा यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि आप अपने बॉस से कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज आप अपनी इंडिपेंडेंट अप्लाई करके कोई डिसीजन ले सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कल्चर ऐसा है कि मुझे इंडिविजुअली मुझे कितनी अथॉरिटी है, कितनी ऑटोनॉमी है। एंड आइडेंटिफाइज द पीपल ओरिएंटेशन, पीपल ओरिएंटेशन को वो आइडेंटिफाई करता है। चलिए क्या पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ लिया आइसबर्ग एनालॉजी एंड हमने पढ़ लिया फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो डू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स। चलो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, देख तो लेते हो, लाइक भी किया करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए।
ठीक है। एंड शॉर्ट्स को जरूर विजिट किया करो एज एंड व्हेन यू गेट द टाइम, शॉर्ट्स विजिट करो। बिकॉज अगर आप कुछ भी काम करो, मैं ये नहीं कह रही कि बैठ के डेडिकेटेडली उसको बार बार देखो, जस्ट ट्राई कि जब आप फ्री बैठे हो सम टाइम, तो वीडियो लेक्चर आप सुन लोगे तो कहीं ना कहीं आपका कुछ टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, जब आप शॉर्ट टाइम में बैठे हो, सॉरी फ्री टाइम में बैठे हो, तो आपको शॉर्ट्स रिवाइज करने हैं। एंड यस, जिनके पास कॉमर्स नहीं है उनको भी रिकमेंड करो। वाई? बिकॉज हर सब्जेक्ट के शॉर्ट्स आएंगे। जब अभी तो आपको एक एक दो दो आ रहे हैं ना शॉर्ट्स, इतना इफेक्टिव में भी ना लग रहा हो, बट जब ये इकट्ठे हो जाएंगे ना, आपको रिवाइज करना होगा, तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसा है, क्यों है, वो डिपेंड करेगा। मतलब डिटर्मिनेंट्स, क्या क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिटरमाइन करती हैं, क्या क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिटरमाइन करती हैं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या हैं? दैट आर द फैक्टर्स दैट रेंडर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द एनवायरमेंट। सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो क्या कह रहा है, ये डिटर्मिनेंट वही चीजें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट क्रिएट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखते हैं। फिर से देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है आर द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स है दैट रेंडर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जो कि एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं डिटर्मिनेंट्स? किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? डांस करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? वो नहीं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कैसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, विच वुड प्रूव टू बी बेनिफिशियल एंड रिचिंग टू ऑल द मेंबर्स। तो सारे मेंबर्स को वो बेनिफिशियल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जॉब पोजीशन इन द हायरार्की। जॉब पोजीशन कुछ भी हो, वो सबके लिए बेनिफिशियल होगा। वाई? बिकॉज आपका देखो कल्चर ही अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन का अगर कल्चर ही अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, कल्चर अगर अच्छा बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएगा। अब मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हरास करने वाला कल्चर है ही नहीं, तो टॉप टू बॉटम सबको हेल्प करेगा वो, है ना। ये कोई स्पेसिफिकली रिलेट नहीं करता है कि ये इसको हेल्प करेगा कल्चर इसको। जो कल्चर होता है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन टॉप टू बॉटम हर लेवल के लोगों को इम्पैक्ट डालता है, हर लेवल के लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। एक सेकेंड प्लीज। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन काम आइसोलेट तो नहीं कर रही है, वो सोशल लाइफ में सोशली काम कर रही है। दीज अफेक्टेड द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो हमारे कल्चर को इम्पैक्ट डालता है, और जो ये फैक्टर है वो क्या करते हैं, बेस प्रोवाइड करते हैं कि कल्चर कैसा होगा। एक बात बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइम क्या है, रूल रेगुलेशन करके कुछ ना कुछ पंगा चलता रहता है, तो कल्चर भी वैसा डेवलप हो जाना है, आपको लगेगा जाने की जरूरत ही नहीं है यार, पंगे पड़े रहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो है ना। तो नंबर 1 डिटर्मिनेंट क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। क्या हुआ? टेक्नोलॉजी क्या कहती है? टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द कल्चर। कैसे अफेक्ट करेगी टेक्नोलॉजी? थ्रू द इंडिविजुअल मेंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल मेंबर्स के थ्रू करेगी। इन मैनुअल टेक्नोलॉजी लाइक लेबर इंटेंसिव फॉर्म इनफॉर्मल रिलेशंस आर डेवलप स्ट्रांगली। सिंपल सी बात है, देखो अगर लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पे मशीनों का ज्यादा यूज नहीं होता, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो इनफॉर्मल रिलेशंस है वो बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे। जहां पे देखो आपको एक दूसरे की हेल्प लेके काम करनी पड़ रही है, तो हर कोई कॉर्डियल रहेगा, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखेगा। तो टेक्नोलॉजी भी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालती है।
इन कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन आइसोलेटेड वर्कर में म्यूचुअल डिपेंडेंस। अब सिंपल सी बात है, जो ऑटोमेटेड प्रोडक्शन होता है, आइसोलेटेड वर्कर्स मेड म्यूचुअल डिपेंडेंस। सिंपल सी बात है, जो आपको लगेगा टेक्निकल वजह से जिसका आप रिलेट कर रहे हो, आप उनके साथ सिर्फ रिलेशन बनाओगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी की वजह से आपके रिलेशंस बेटर होते हैं। रिलेशंस कैसे रहते हैं वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली जो आपके रिलेशंस है वो कल्चर को डिफाइन करेंगे। जैसे रिलेशंस वैसा एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट वैसा कल्चर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो भी तो कल्चर को डिफाइन करेगा ना। देखो, द टॉल एंड द रिजिड हायरार्की इन मिलिट्री ब्रिंग्स द डिसिप्लिन एंड प्रॉम्प्टनेस। देखो एक बात बताओ, आपने बहुत ज्यादा रिजिड हायरार्की बना दी, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मिलिट्री में ऐसा होता है, तो क्या होता है, उसकी वजह से डिसिप्लिन आता है। प्रॉम्प्टनेस मतलब फटाफट से होता है काम। एज ऑर्गेनाइजेशन गेट बाउंड बाय द स्ट्रक्चर, आपको पता है इसने मुझे रिपोर्ट किया तो मुझे ऊपर करना है, नहीं किया तो प्रॉब्लम, आप पकड़े जाओगे। तो अल्टीमेटली वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर एक कल्चर क्रिएट करता है। जब डिफाइंड कर दी चीजों को, प्री डिफाइंड कर दिया चीजों को, तो अल्टीमेटली एक कल्चर क्रिएट हो गया। यहां कुछ प्रॉब्लम तो वहां जाएगा, वहां कुछ प्रॉब्लम तो थर्ड पर्सन के पास जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी कल्चर को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है सोशियो नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं, एट लार्ज हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। एट लार्ज बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वैल्यूज लाइक, वैल्यू का मतलब क्या, म्यूचुअल हेल्प, ऑनेस्टी, ह्यूमन डिग्निटी, अफेक्टेड बाय वे ऑफ बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, आपकी इंडिविजुअली क्या वैल्यूज हैं, कैसे आप बिहेव करते हो, कैसे आप चलते हो, कितनी आपके अंदर ऑनेस्टी है, वैसा ही आप बिहेव करोगे। वैसा बिहेव करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी वैसा क्रिएट होगा, रिलेशनशिप्स वैसे बनेंगे, कल्चर भी वैसा क्रिएट हो जाएगा। तो वो क्या कह रहा है, सोशियो नॉर्म्स एंड वैल्यूज भी कल्चर को डिटरमाइन करती हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, टेक्नोलॉजी डिटरमाइन करती है। सेकेंड हमने क्या बताया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से भी फर्क पड़ता है। थर्ड क्या पढ़ रहे हैं हम, सोशियो नॉर्म्स एंड वैल्यूज की वजह से भी पढ़ता है। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत रिलेटेबल पॉइंट। रिलेटेबल में क्यों कह रही हूँ, फैमिली सिस्टम। कहते हैं ना, घर से परेशान होके आया है तो यहाँ का माहौल बिगाड़ रहा है, सुना है ना आपने, कहीं ना कहीं सुना होगा। नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द फैमिली आर कॉपीड बाय द फैमिली मैनेज एंटरप्राइजेस। सिंपल सी बात है, आपकी फैमिली में क्या रूल्स हैं, तो वहां जो आपने फैमिली मैनेज बिजनेस चलाया हुआ है वहां भी वैसा ही कल्चर बन जाएगा। आप फैमिली लेवल पे कैसे डील करते हो, फैमिली लेवल पे आपकी क्या वैल्यूज हैं, फैमिली लेवल पे आपका कैसे रिलेशंस हैं, तो जो फैमिली मैनेज बिजनेस है वैसे होगा। अब फैमिली मेंबर्स की बनती नहीं तो फैमिली बिजनेस जो है उसमें भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कल्चर बड़ा गंदा सा लगेगा, वहां पे सब मुंह सुजा के रखेंगे एक दूसरे से। द फैमिली हायरार्की, रिस्पेक्ट ऑफ द एल्डर, केयर फॉर द यंगर्स हैव अफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में भी। सिंपल सी बात है, आपका कैसा फैमिली रिलेशंस है वो अल्टीमेटली आपके कल्चर पे डिपेंड, वो भी आपके कल्चर को अफेक्ट करने वाला है। नेक्स्ट आता है विजन्स एंड द वैल्यूज। विजन एंड द वैल्यूज क्या है, विजन एंड द वैल्यूज किसके, प्रोमोटर्स के, लीडर्स के, एंटरप्रेन्योर्स के। सच एज मिडल क्लास ओरिएंटेशन बाय द नारायण मूर्ति एट द इन्फोसिस ब्रिंग द कल्चर ऑफ द ओपन कन्फ्लिक्ट। मिडिल क्लास ओरिएंटेशन मतलब उन्होंने अगर किस ओरिएंटेड रहे, मिडिल क्लास तक ओरिएंट रहे, ठीक है, ऑफ नारायण मूर्ति एज इन्फोसिस ब्रिंगिंग द कल्चर ऑफ द ओपन कन्फ्लिक्ट टिल द डिसीजन मेकिंग स्टेज ऑफ द कल्चर कमिटमेंट देयर आफ्टर। सिंपल सी बात है, वो सिंपल बात है, आपका विजन क्या है, आप क्या कहाँ जाना चाहते हो, ना आपकी वैल्यूज क्या हैं, वो अल्टीमेटली कल्चर बनाएगी। मान लो मैंने सोच लिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है जो लोअर, जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, मुझे उनको टीच करना है मेनली, है ना। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बट दे कैन नॉट अफोर्ड द फाइनेंशियली, तो मुझे उनको टीच करना है, तो मेरा विजन है, उस हिसाब से मेरा कल्चर बन जाएगा। तो मनी माइंड मेरा कम हो जाएगा, तो मैं ज्यादा फोकस क्या करूंगी, लोगों को अंडरस्टैंड करवाने पे, है ना, रादर देन मनी माइंडेड होकर। तो डिपेंड करता है ये। नेचर ऑफ द गोल, नेचर ऑफ द गोल क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी क्लाइंट्स। नेचर ऑफ द गोल मतलब आपका गोल क्या है और उस गोल का नेचर क्या है,
मान लो किसी का गोल ही है वो किसी को परेशान करना है, तो नेचर भी उसका खराब होगा, कल्चर ऑटोमेटिकली खराब होगा। द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी बॉट और द क्लाइंट्स टू बी सर्व्ड, आपको कैसे प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और कैसे क्लाइंट्स को सर्व करना है और कौन से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। जिसकी लाइफ का मकसद यही है दूसरों को परेशान करना, अपने घर वालों को, वो कहाँ जाएगा, वो एनवायरमेंट भी नेगेटिव क्रिएट करेगा। जिसने सोच लिया मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, वो एनवायरमेंट हमेशा पॉजिटिव क्रिएट करेगा। जिसने सोच लिया फैमिली को यूनाइट करके चलना है, वो हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करेगा टिल द टाइम उसकी डिग्निटी पे बात नहीं आती। नासा जैसे वर्क करता है विद द गोल हैविंग नो लिमिट्स, नासा वर्क करता है, कोई लिमिट्स नहीं है, वो वर्क करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जिसकी वजह से हमेशा शॉर्टेज ऑफ फंड्स, क्योंकि वो हमेशा काम कर रहा है ना, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके जो गोल्स है वो आगे आते रहते हैं, गोल्स जो एक्सटेंड होते रहते हैं, तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी वहां पर देखने को मिलती है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए हो। आज मेरे को लग रहा है मैं फिर से भूल गई हूँ लेक्चर 1 का। चलो मैं एक काम करूंगी, 5 to 10 मिनट्स का सेपरेटली डाल दूंगी, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स का एक एक टॉपिक वो सेपरेटली डाल दूंगी मैं। ओके चलो कल डाल दूंगी 5 to 10 मिनट्स का, फिर जो जिसके नोट्स रेडी हो जाएंगे एक दिन के बाद, फिर मैं ओटी का लेक्चर भी डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड यस कीप स्टडिंग, एंड सबसे बड़ी बात, डू रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जितना ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करेंगे उतना ज्यादा सबके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। चलो चैनल सबको क्या करो, रेफर किया करो, लाइक कर दिया करो वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।